यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दी हुई है, सपोज ये हमारी लाइन है 3x - 4y + 2 = 0 फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट -2, 3। इसमें कोई डाउट है? नो सर। Now see, required line is parallel to line 1. Equation of required line is हो जाएगी 3x - 4y प्लस कॉन्स्टेंट c1 = 0। अगर आपको याद हो तो थियरी में मैंने बताया था, अगर लाइन ax + by + c = 0 है तो इसका जो पैरेलल लाइन आती है उसमें ax + by एज इट इज रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म c जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3x - 4y इतना पार्ट सेम रहेगा और कांस्टेंट टर्म c1 आ जाएगा। ओके, ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब लाइन 2, इसे हमने इक्वेशन 2 किया है, passes from point -2, 3। ये -2, 3 पॉइंट से पास हो रही है, therefore x के लिए हम -2 पुट अप करेंगे और y के लिए 3 पुट अप करेंगे। x के लिए -2 पुट अप की, y के लिए 3 पुट अप की। 3 × -2, this will turn out to be -6, and -4 × 3, this will turn out to be -12, plus c1 = 0, therefore c1 this is equal to 18। और फिर ये c1 की वैल्यू आपको वापस यहां पुट अप करनी है। पुट इन 2, आपको मिलेगा 3x - 4y plus 18 = 0 is the required equation of line। ये आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, बहुत ही सिंपल वे में मूव करना है। ये गिवन इक्वेशन है, इसको जो पैरेलल लाइन आएगी उसकी इक्वेशन ये रहेगी 3x - 4y plus c1 = 0। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन मिल गई, लेकिन इसमें एक अननोन टर्म है विच इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट दिया है जहां से रिक्वायर्ड लाइन हमारी पास हो रही है। ओके, अ पॉइंट इज गिवन फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग। ठीक है, बस वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लाइन में पुट अप करो, बिकॉज अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व पे, मैं सिर्फ लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जितने भी कर्व्स है, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे प्रेजेंट है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यस, एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर। नो सर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो बिल्कुल उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन 11 में देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट द लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, पासिंग फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 मतलब ये जो पॉइंट था ना -2, 3, अब ये पॉइंट x1 y1 हो गया। ओके, एंड पैरेलल टू द लाइन ax + by + c = 0, ये लाइन ax + by + c = 0 is a × x - x1 + b × y - y1 = 0। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में सॉरी, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0। क्वेश्चन 8 में जो गिवन लाइन है वो x - 7y + 5 = 0 है। Given line is x - 7y + 5 = 0. This is equation 1. Okay. Find the equation of line perpendicular to line x - 7y + 5 = 0 and having x intercept 3. Now see. यह आपकी लाइन x - 7y + 5 = 0। यहां पे एंगल 90 डिग्री है और ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन।
ये है आपकी रिक्वायर्ड लाइन। इस वक्त सिचुएशन ये है। ओके, नाउ द सिचुएशन इज दिस लाइन इज गिवन टू यू x - 7y + 5 = 0, और ये है परपेंडिकुलर लाइन जो कि हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, नाउ सी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 इज, बताइए सर कौन सा क्वेश्चन है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप बताइए कि ये जो लाइन है x - 7y + 5 = 0, इसको लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन क्या आ सकती है? यस सर दोनों के का प्रोडक्ट -1 होगा, और जो गिवन लाइन है उसका प्रोडक्ट उसका एब्सोल्यूट निकाल के फिर निकाल सकते हैं। लॉन्ग मेथड में क्यों जा रहे हो? मैंने थियोरी में आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताया था। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1? लास्ट केस में देखो आपकी जो लाइन दी थी वो 3x - 2y 3x - 4y प्लस समथिंग दिया था, तो उसको जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन थी वो 3x - 4y प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन आपको जो दी है उसको परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? यस मैंने आपको बताया था इंटरचेंज x and y कोएफिशिएंट्स एंड मेक वन ऑफ देम एज नेगेटिव। x का कोएफिशिएंट 1 है वो y का कोएफिशिएंट हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 7 है वो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और किसी एक को नेगेटिव करना है तो यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ हम प्लस कर देंगे, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। याद है? यस, डू यू रिमेंबर? ये मैंने बताया था आपको। यस सर। इनफैक्ट कल भी इसका रिकॉलिंग पार्ट हुआ था, तो कल भी मैंने आपको बताई थी कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, कोई एक कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज, और ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 7 जो था वो नेगेटिव था, तो यहाँ हमने से पॉजिटिव कर दिया। एनी डाउट इन दिस? यदि है तो पूछिए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये इक्वेशन 2, ठीक है, अब क्या कहा है? लाइन 2 हैज x इंटरसेप्ट 2, लाइन 2 हैज x इंटरसेप्ट 2। ठीक है, किसी भी लाइन का अगर इंटरसेप्ट 2 है, x इंटरसेप्ट 2 है, तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? सो लाइन x एक्सिस पे नहीं, अगर लाइन x एक्सिस पे होगी तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा बेटा। जस्ट रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट। यदि किसी लाइन का x इंटरसेप्ट 2 है, मींस व्हाट? उसका y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट वर्ड गलत है सर वो x एक्सिस को y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है। ओके, x इंटरसेप्ट यदि 2 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, y इंटरसेप्ट नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 है, मींस व्हाट? line passes from point, what's the point? 2,0 Good, 2,0। x इंटरसेप्ट 2 है मतलब लाइन x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट 2,0 है. ओके, x इंटरसेप्ट 2 है मींस लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2,0. एनी डाउट इन दिस? नो सर. अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग बताइए. इसके आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? यस, 1 point form. नो, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या किया था हमने? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल आ गई थी, पॉइंट हमें पता था, क्या किया था हमने? हमने सी बदल दिया था. यस, सर हमने इक्वेशन वही नहीं दी थी, बस कांस्टेंट बदल दिया था. कैसे बदला था कांस्टेंट? पॉइंट्स की वैल्यू करके. बिल्कुल, x और y. इस लाइन के लिए कहा गया है कि x इंटरसेप्ट 2 है, मतलब लाइन पासेस फ्रॉम पॉइंट 20. अगर आपको चाहिए तो यहां पे लिख दीजिए लाइन 2 पासेस फ्रॉम पॉइंट 20. लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है यहां पुट अप किया आपको c की वैल्यू मिल जाएगी. देयरफॉर 7 into 2 plus 0 plus c it is equal to 0. This gives you c is equal to -14. और फिर यही c के लिए -14 आपको इक्वेशन 2 में पुट अप करनी है. Put in 2, you get 7x plus y minus 14 equal to 0. You get 7x plus y minus 14 equal to 0. ये आएगी लाइन की इक्वेशन. Yes, any doubt in this? नो सर. नो सर. देखिए, प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में सबसे पहले बात तो समझ लीजिए हमने कॉन्सेप्ट्स क्या यूज किए हैं, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे ना तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अगर कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम होगा तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. सबसे पहले बात तो आप याद रखिए, थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लाइन ये है ax plus by plus c equal to 0, if this is the line, तो इसको पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये रहेगी ax plus by plus some constant equal to 0. This is the equation of parallel line. और इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन है तो उसकी इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा. मतलब ये b x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, a y का कोएफिशिएंट हो जाएगा और कोई एक कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा. एंड देयर विल बी सम कांस्टेंट, सपोज c3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो गिवन लाइन को अगर लाइन पैरेलल है तो वो उसी टाइप की रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा. लाइन आपकी ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये ax प्लस बी प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगी. और अगर परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, कोई एक नेगेटिव हो जाएगा. bx माइनस ए वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू 0. प्रीवियस केस में यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, लाइन की इक्वेशन दी थी. ठीक है, पैरेलल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इक्वेशन वैसे ही आई, सिर्फ कांस्टेंट को छोड़. लास्ट केस में 3x माइनस 4y प्लस समथिंग इक्वल टू 0 दिया था इक्वेशन. यहां हमने पैरेलल की इक्वेशन लिखी थी, वो थी 3x माइनस 4y एज इट इज प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0. और इस केस में लाइन परपेंडिकुलर है तो ये आपकी इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इस केस में लाइन परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन आएगी 7 और 1 ये इंटरचेंज हो जाएंगे. यू गेट 7x प्लस y इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 7 का y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, हमने उसका नेगेटिव ले लिया, इट टर्न आउट टू बी पॉजिटिव प्लस सम कांस्टेंट. ठीक है, इतना पार्ट दोनों में सेम था. उस केस में पैरेलल के हिसाब से लिखा था, इस केस में परपेंडिकुलर के हिसाब से. और आगे का पार्ट फिर से दोनों में सेम है. उस केस में डायरेक्ट पॉइंट दिया था जहां से लाइन पास हो रही है तो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट अप किए थे. इस केस में इन्होंने कहा कि x इंटरसेप्ट जो है वो लाइन का 2 है. यदि x इंटरसेप्ट 2 है मींस लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2 0. तो यहां भी एक पॉइंट दिया हुआ है जहां से लाइन पास हो रही है, हमने कोऑर्डिनेट्स पुट अप किए, हमें कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट की री वैल्यू हमने पुट अप की, वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. दोनों का वर्किंग एक जैसा है. आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है एंड फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट ये आपको याद रखना है. यस, एनी डाउट? नो सर.
The next question number 9. Find the angle between the lines √3x plus y equal to 1 and x plus √3y is equal to 1. ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इजी है. नेक्स्ट 10th. The line through the points h3 and 4,1 intersect the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे? प्रॉब्लम नंबर 10. हाँ, क्वेश्चन रीड कर लीजिए और बताइए कैसे सॉल्व करोगे. आपको दिया क्या है, मैं एक बार फिर बता देता हूं. द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h3 and 4,1. let a h3 and b 4,1. फिर एक लाइन दी है 7x minus 9y minus 19 equal to 0. Given line is 7x minus 9y minus 19 equal to 0. ये एक लाइन दी हुई है, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट और ये लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर है. ओके, इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है. आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है. यस, कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ यू विल सॉल्व दिस? इफ यू वांट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये लीजिए, ये लाइन है. कौन सी लाइन? 7x minus 9y minus 19 equal to 0. गिवन लाइन. ये पॉइंट है सपोज AH3 और ये पॉइंट है B41. AH3 और B41 इन दोनों को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. व्हाट मेथड यू विल यूज? यस, अगर नहीं आ रहा है तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि सर नहीं आ रहा है. नहीं पता. ओके, यस, स्लोप निकाल के करेंगे. किसका स्लोप स्लोप? इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फ्रॉम से सर. देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ अननोन टर्म h की वैल्यू चाहिए. वैसे तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है एक हिसाब से देखा जाए तो. ठीक है, स्लोप पे भी निकल जाएगी h की वैल्यू. स्लोप से ही निकल जाएगी. स्लोप किसका फाइंड करेंगे? सर दोनों लाइन का. दोनों का. m1 into m2 minus 1. दोनों का. ये आपकी जो लाइन है वो लाइन 1 कंसीडर कीजिए. नाउ सी, स्लोप ऑफ लाइन 1 ये आता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आता है माइनस a अपॉन b, जो हमारी जनरल इक्वेशन x प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है. मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 7 है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि माइनस 9 है. दिस मींस दिस इज 7/9. इसे हम m1 कंसीडर करेंगे. ठीक है, देन स्लोप ऑफ सेगमेंट AB. सेगमेंट AB में स्लोप फाइंड करने के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे. इसमें ऊपर y का डिफरेंस आता है, y का डिफरेंस यू गेट 3 minus 1 और नीचे x का डिफरेंस आता है, यू गेट h minus 4. मींस दिस इज 2 upon h minus 4. ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन 1 ये आ गया, स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ सेगमेंट AB ये आ गया. इसे हमने m2 कंसीडर किया. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2? m1 into m2 is equal to minus 1. वेरी गुड. अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करके मुझे h की वैल्यू बताओगे. m1 into m2 is equal to minus 1. इसके आगे आप लोग सॉल्व करके मुझे h की वैल्यू बताओगे. जिसका हो जाए डन सा लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा.
I hope everyone is getting what is going on. 22/9. 22 by 9. Okay. M1 आपका 7/9 था into M2 आपका 2 by h minus 4 is equal to -1 आ रहा है. This is 14 is equal to 9h minus 36. minus 9h plus 36 हो जाए. Okay. This is 9h is equal to 36 minus 14. 9h is equal to 22. H is equal to 22 by 9. Okay. ये आ गया आंसर. H equal to 22 by 9. Yes. Any doubt in this? No sir. Okay. 11th मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि आप लोग सॉल्व करोगे. 12th, two lines are passing from the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the slope of other line. अब यहाँ पे दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3 है. ठीक है, both the lines are passing from the point 2, 3. The angle between these two lines is 60 और एक लाइन का स्लोप 2 दिया हुआ है. हमें फाइंड क्या करना है? We have to find the equation of other line. First, we will see a diagrammatic representation. Okay. Here are आपके दो lines. The two lines are meeting at the point 2, 3. They are passing from the point 2, 3. The angle between these two lines is 60 degree. Okay. एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है. स्लोप इज 2, जैसे हम m1 कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. और ये है रिक्वायर्ड लाइन, मतलब ये वो लाइन है जिसके हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. अब सबसे पहले बताइए, डायग्राम क्लियर है? Yes sir. The point of intersection of two lines is 2, 3. The angle between two lines is 60 degree. One line is having slope 2, जिसे हमने m1 कंसीडर किया हुआ है, और दूसरी लाइन जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसके हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके, नाउ सी हाउ टू सॉल्व इट. गिवन slope of one of the line is 2, जिसे हमने m1 लिया है. ओके, let m2 be the slope of other line. दूसरी लाइन का स्लोप हमने m2 कंसीडर किया, मतलब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप हमने कंसीडर किया है m2. ओके, angle between them is theta and both lines intersect at P23. पॉइंट का नाम दे दिया P. ओके, नाउ सी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. We will use this formula. Okay, ये हो गया tan 60 डिग्री is equal to mod of m2 minus 2 upon 1 plus 2 m2. tan 60 डिग्री आपका √3 आएगा. √3 is equal to mod of m2 minus 2 upon 1 plus 2 m2. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे m2 जो है इट इज एन अननोन टर्म और यहाँ पे √3 है. तो जब आप मॉड रिमूव करोगे तो मॉड रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस वैल्यूज देंगे. देयरफॉर m2 minus 2 upon 1 plus 2 m2, ये आएगा प्लस माइनस √3. यस, सबसे पहले बताइए क्या ये क्लियर है? सर ये समझ गया सर. मॉड निकालने के बाद प्लस माइनस वैल्यूज क्यों आती है?
बेटा प्लस माइनस इसलिए आती है क्योंकि मॉड जो है हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। ओके, मॉड जो है वो हमेशा आंसर क्या देता है? पॉजिटिव। इसलिए मॉड के अंदर यदि कोई अननोन टर्म है तो वो अननोन टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है वो अननोन टर्म पॉजिटिव हो इसलिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है वो अननोन टर्म नेगेटिव हो लेकिन मॉड की वजह से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ये देखिए, अगर मॉड ऑफ लैम्बडा आपको 10 दिया हुआ है तो लैम्बडा की पॉसिबल वैल्यू 10 भी हो सकती है और लैम्बडा की पॉसिबल वैल्यू -10 भी हो सकती है। जब आप मॉड रिमूव करोगे तो लैम्बडा जो है वो +-10 आएगा। क्यों? क्योंकि यदि अगर लैम्बडा की वैल्यू 10 थी तो मॉड ऑफ 10 10 रहेगा, और यदि इसकी वैल्यू -10 थी तो भी मॉड 10 ही रहेगा। इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? Yes, sir. जैसे ये 10 आ रहा है तो 10 कैसे आ सकता है? इट में बी मॉड 10, इट में बी माइनस ऑफ मॉड 10। पॉसिबिलिटीज ये है, ठीक है। मॉड ऑफ लैम्बडा 10 है तो ये 10 कैसे? इट में बी मॉड 10, मॉड ऑफ पॉजिटिव 10 10 आएगा, इट में बी मॉड ऑफ नेगेटिव 10 तो वो भी 10 आएगा। इस पॉइंट ऑफ से लैम्बडा के दो वैल्यूज बनते हैं, लैम्बडा में भी 10, लैम्बडा में भी -10। और ये कब होता है? जब मॉड के अंदर अननोन टर्म रहती है। जैसे यहां मॉड के अंदर अननोन टर्म है, ठीक है, m2, so we get two values. Any doubt in this? नो सर। अब ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। सर एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ओके, एक बार प्लस वैल्यू, एक बार माइनस वैल्यू। m2 -2 upon 1 plus 2m2, this is √3, और m2 -2 upon 1 plus 2m2, this is equal to -√3. This is m2 -2, this is equal to √3 plus 2 √3m2, और m2 -2, this is equal to √3m2. ओके, टेक द टर्म्स ऑफ m2 टुगेदर। अब आप इसे इधर लेके आइए और इसे उधर लेके जाइए, आपको मिलेगा m2 -2 √3m2 दिस इक्वल टू √3 + 2। ये पहली इक्वेशन, सॉरी पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में वैसे ही, ये आप उधर लेके जाइए, ये इधर लेके आइए, यू गेट m2 + 2 √3m2 दिस इक्वल टू 2 - √3। सेकेंड वाले पार्ट में 2 नेगेटिव है, नेक्स्ट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और √3 ऑलरेडी नेगेटिव ही है, ठीक है। यहाँ पे आप m2 कॉमन लोगे, आपको ब्रैकेट में 1 - 2 √3 मिलेगा, दिस इज √3 + 2, और यहाँ पे m2 कॉमन लोगे, आपको 1 + 2 √3 मिलेगा, दिस इज 2 - √3। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको m2 के वैल्यू मिलेंगे। ओके, m2 के दो वैल्यू आ रहे हैं, यहां से m2 मिलेगा, therefore m2 is equal to √3 + 2 1 - 2 √3, और m2 is equal to -2 √3 upon 1 + 2 √3, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्या था? तो अदर लाइन का स्लोप फाइंड करना है m2 का। अदर लाइन का स्लोप नहीं बेटा, अदर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। सी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इसके पीछे रीजन है। तो 3 इडियट्स का सॉन्ग है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। सोल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। सुना है, नहीं सुना है? ये सुना है। नहीं, नहीं सुना है तो आप कभी भी सोनी टेलीविजन या सेट मैक्स चालू कर दीजिए, 3 इडियट हर दूसरे तीसरे दिन आती ही रहती है, ठीक है। उसमें वो सॉन्ग में वो ये है, होता क्या है, ये क्वेश्चन कभी अगर
पेपर में आएगा, बच्चे यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बच्चे सॉल्व करके फिर रुक जाते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं करते, उनको लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया, जबकि आगे एक स्टेप और रहती है। ये बात तो आपने इसमें भी नोटिस की होगी, जो आपने अभी एग्जाम दिया था हाफ ईयरली, उसमें भी ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पे और थोड़ा आगे सॉल्व करना था, लेकिन बच्चे वहीं पे रुक गए, उनको लगा यहाँ तक था, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल रखिएगा। ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि बच्चों के कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन अब भंग हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ बस यही फाइंड करना था हमको। तो ये फाइंड नहीं करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ या इक्वेशंस लिख दीजिए, इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर। अब पॉइंट हमें पता है 2 3 जहां से लाइन पास हो रही है, स्लोप हमको मिल गया। लाइन की इक्वेशन आएगी y - 3 इज इक्वल टू m2, मतलब √3 प्लस 2/1 - 2 √3 x - 2। और दूसरी लाइन की इक्वेशन आएगी और y - 3 इज इक्वल टू 2 - √3/1 प्लस 2 √3 x - 2। This is the equation of line or lines. Okay. स्लोप आपने फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ था। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी हैव फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन इससे आगे सिंपलीफाई मत कीजिएगा, ऐसे यहीं रोक दीजिएगा, ओके। भले आप इससे आगे सिंपलीफाई मत करो, बट दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने मार्क के लिए आया था? 4 मार्क। सर तो उसमें हम यहीं पे सॉल्व करके छोड़ दें? यस सर तो फिर उसमें हम यहीं सॉल्व करके छोड़ देंगे, यहाँ तक ना, यहाँ तक ना। यस सर। यस विल डू। मुझे लगता है पीछे एक्सरसाइज में भी इतना ही होगा, इससे आगे होगा भी नहीं। मैं कल पूरा सॉल्व किया। ठीक है, आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा, मैं फुल मार्क्स दूंगा, इतना मैं कैसे समझूं आपको। 4 मार्क के लिए अगर आप यहां तक भी लीव करोगे ना, मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा। नाउ सी, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ये 2 इक्वेशन कौन से लाइंस के हैं? सर रिक्वायर्ड लाइन। Yes, anyone else with different answer? Okay, ये 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन की है। यस, पहला वाला PQ लाइन का है, दूसरा वाला रिक्वायर्ड लाइन का है। पहला वाला PQ लाइन का है। बेटा मैंने लाइन को नाम ही नहीं दिए। चलिए, आप नाम की बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया था। इसे हम A कंसिडर करते हैं, इसे B कंसिडर कर सकते हैं। ये वो लाइन है जिसका स्लोप 2 दिया हुआ था, इसे हम नाम देते हैं सपोज J और K। रिक्वायर्ड लाइन हमारी JK है और जो दूसरा लाइन है वो AB है। ये इक्वेशन कौन से लाइंस के हैं? पहला वाला AB लाइन का है, दूसरा वाला JK लाइन का है। ओके, इस बात से कौन कौन सेटिस्फाइड है? अब मैं करूंगा, प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। आप में से किस किस को लगता है कि ये जो 2 इक्वेशन आ रही है, 2 इक्वेशन इन 2 लाइंस के हैं? एक लाइन AB का है और एक लाइन JK का है। एंड प्लीज वो दोनों जो निकाले थे वो रिक्वायर्ड लाइन के, यानी J वाला जो भी है। ओके, आपको लगता है कि ये दोनों इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन के इक्वेशंस हैं? यस सर। सो वी आर गेटिंग 2 डिफरेंट व्यूज हियर, ओके। एक व्यू ये कह रहा है कि ये इक्वेशन इन दोनों लाइंस के ही हैं, एक इक्वेशन एक लाइन का, दूसरा दूसरे लाइन का। और दूसरा व्यू ये आ रहा है कि ये दोनों इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन के हैं, JK के हैं। अब बताइए विच व्यू इज करेक्ट, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? सेकंड। मुझे किसी स्टूडेंट ने सेकंड कहा, यहाँ आयुषी ने आंसर सेकंड लिखा। व्हाट अबाउट रिमेनिंग? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर सेकंड। सर एक इक्वेशन
इक्वेशन 60 डिग्री क्लॉकवाइज वाली है और एक दूसरी वाली एंटी क्लॉकवाइज वाली। बिल्कुल, चलिए आपने तो सोल्यूशन ही बता दी। ओके, नाउ सी, सबसे पहली बात, ये जो दो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन जो जेके है उसके है। जो पहली लाइन ए बी है उसकी इक्वेशन इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन है ये जेके के ही इक्वेशन है, ए बी की इक्वेशन एक भी नहीं है। सेकंड वन व्यू है, दैट इज द करेक्ट वन। जहां तक ए बी की बात है, हमें एक आ गया था कि दोनों लाइन 2-3 पॉइंट से पास हो रहे हैं, मतलब ए बी लाइन इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 2-3 और उसका स्लोप 2 है, तो उसकी इक्वेशन आएगी y-3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x-2, और उसकी इक्वेशन तो कहीं नहीं थी फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये जेके की इक्वेशन है। अब क्वेश्चन है कि क्या एक लाइन के दो इक्वेशन हो सकते हैं, वो भी डिफरेंट? यस सर। सर हाँ, कहिए। सर ऐसा क्वेश्चन में आ भी सकता है कि अगर जेके का हमने इक्वेशन निकाल ली तो फिर ये भी पूछ सकता है कि एबी का भी इक्वेशन निकालो। अगर कहा भी तो वो तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें तो स्लोप 2 दिया हुआ है, वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जो ये Yes, sir. ए बी वाला पार्ट है, ए बी लाइन जिसे हमने नाम दिया है, उसका इक्वेशन तो ऐसे ही आ जाएगा, वी नो द पॉइंट, वी नो द स्लोप, पॉइंट इज 2-3, जहां से लाइन पास हो रही है स्लोप 2 दिया हुआ है, फाइंड कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही लाइन के दो डिफरेंट इक्वेशंस हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, यहां पे स्लोप अलग है, यहां पे स्लोप अलग है। इज इट पॉसिबल? नो सर। नहीं। नो सर। तो फिर यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके पीछे रीजन है, यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन है, ये देखिए। रीजन है ये, हमारे लाइन के बीच में एंगल 60 डिग्री है, दिस इज द एंगल 60 डिग्री, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, और ये वो लाइन है जिसका स्लोप 2 दिया हुआ था, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल इसी तरफ बने ऐसा जरूरी है, 60 डिग्री एंगल इस तरफ भी बन सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक लाइन ये हो सकती है विच इज फॉर्मिंग 60 डिग्री एंगल फ्रॉम दिस साइड, एक पॉसिबिलिटी ये कि लाइन ये हो सकती है विच इज फॉर्मिंग एंगल 60 डिग्री दिस साइड। डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं होता है। यस, वो लाइन की इक्वेशन बनाते तो उसमें हमें स्लोप से लेना देना नहीं होता। किसमें? लाइंस की इक्वेशन बनाते होता है ना, हमने यहाँ पे स्लोप का यूज किया है ना बेटा, हमने पॉइंट का यूज किया जहां से लाइन पास हो रही है, और हमारे जो दो स्लोप्स आ रहे थे हमने स्लोप्स का भी यूज किया है। ये एक इक्वेशन बनी इस स्लोप वाली, और ये दूसरी इक्वेशन बनी इस स्लोप वाली। स्लोप हैज टू डू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहाँ पे दो डिफरेंट इक्वेशंस इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारी जो लाइन है गिवन, जिसका स्लोप दिया हुआ था, उसके साथ 60 डिग्री एंगल वाली लाइन इस तरफ से भी हो सकती है, इस तरफ से भी हो सकती है। देयर मे बी टू केसेस, वन लाइन मे बी फ्रॉम दिस साइड, अदर लाइन मे बी फ्रॉम दिस साइड। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दो डिफरेंट इक्वेशन आ रहे हैं। एक हमारी लाइन ये रहेगी, यू कैन से J1 K1, जो मैंने वहां पे J के नाम दिया था, और एक ये हो सकती है विच इज J2 K2।